हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। हम फिर से हाजिर हैं अध्याय 13 के साथ। अध्याय 13 जो हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके 4 लेक्चर हम देख चुके हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर है जिसमें हम इस पूरे पार्ट का सारांश देखेंगे। ये जो पार्ट होता है इसको स्किप कर देते हैं बहुत से बच्चे, लेकिन ये इस पार्ट का सबसे ज़रूरी होता है। और एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप केवल ये टॉपिक सारांश के जो बिंदु दिए हुए हैं वो भी पढ़कर जाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और इस सारांश के बाद कुछ जो विचारणीय बिंदु होते हैं उनका भी अध्ययन हमें करना चाहिए। उनसे इस सब्जेक्ट के बारे में नई इंसाइट हमें मिलती है। कुछ जो मिसकंसेप्शन हमारे रह जाते हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। तो देखते हैं हम सारांश का पहला पॉइंट कि प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है, जो बात रदरफोर्ड ने कही थी। और नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। सारा का सारा जो धनावेश है परमाणु का वो नाभिक में केंद्रित होता है। और नाभिक की जो त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या में कितनी होती है? 10 की पावर 4 गुना छोटी होती है। देखें यहाँ सब लिखा हुआ है, छोटी होती है, बड़ी नहीं। नाभिक की त्रिज्या जो है परमाणु की त्रिज्या से 10 की पावर 4 गुना छोटी होती है। जो परमाणु होता है उसका आकार -10 की पावर -10 मीटर लगभग होता है। और नाभिक जो होता है वो 10 की पावर -14 से 10 की पावर -15 मीटर होता है। तो लगभग कितना है? 10 की पावर 4 गुना छोटा है नाभिक। तो परमाणु का 99.9% से अधिक द्रव्यमान नाभिक में समाहित होता है। तो लगभग सारा का सारा हम कहें कि द्रव्यमान और धनावेश जो है वो नाभिक में ही समाहित होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? हम कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम होता है। लगभग 1000 गुना वो कम होता है। वो होता है 1836 टाइम्स। ये जो होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का इतना गुना होता है। तो आप देखें लगभग 2000 गुना ज़्यादा है। तो और अगर नाभिक में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन तो होते ही हैं, साथ ही साथ प्रोटॉन से ज़्यादा न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। तो आप देखें कि पहले से ही प्रोटॉन का द्रव्यमान इससे 2000 गुना है। तो सारा का सारा जो द्रव्यमान है वो कहाँ होगा? नाभिक के अंदर ही होगा, लगभग 99.9%। चलिए अब बात करते हैं अगले दूसरे पॉइंट की कि परमाणुओं के स्तर पर द्रव्यमान। हम जो सिंपल जो द्रव्यमान की हम बात करते हैं वो हम जो है वो स्थूल वस्तुओं के लिए बात करते हैं कि 1 किलोग्राम की गेंद होगी, इस प्रकार की हम डेटा की बात करें। लेकिन अगर परमाणु के स्तर पर देखें तो जो द्रव्यमान होता है, परमाणु जो द्रव्यमान होते हैं वो हम परमाणु द्रव्यमान इकाइयों यू के रूप में मापते हैं, क्योंकि किलोग्राम उनके लिए बहुत बड़ा मात्रक हो जाता है। और परिभाषा अगर हम कहना चाहें कि एक जो यू होता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है, वो क्या होता है कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 यू जो होता है वो जो कार्बन 12 परमाणु होता है उसके द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है। यानी कि कार्बन 12 का परमाणु का भार बट्टा हमें क्या करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा। तो ये जब हम आंसर करते हैं तो आपको ये वैल्यू याद रखनी चाहिए, कम से कम 2 डिजिट तो याद रखनी ही चाहिए कि 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये हमारे 2 पॉइंट यहाँ पे हो गए। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर कि नाभिक में प्रोटॉन तो होता ही है, यानी कि धनावेश तो होता ही है, साथ में एक निरावेशित कण भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। और इसका द्रव्यमान लगभग उतना ही होता है जितना कि प्रोटॉन का। और दोनों का ही प्रोटॉन लगभग जो है वो 1 यूनिट के इक्वल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का। अगला पॉइंट देखते हैं चौथा, जिसमें हमें जो समस्थानिक है, सम न्यूट्रॉनिक है और समभारिक है नाभिक, उनकी परिभाषा यहाँ पे मिलेगी कि किसी तत्व की परमाणु संख्या जेड, जो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक जी भी हम इसको कहते हैं, यह क्या होता है? उस तत्व के परमाणुिक नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होता है। तो अगर जहाँ भी जेड लिखा होता है, जेड का मतलब क्या है? वो है प्रोटॉनों की संख्या। और जो दूसरा जो होता है हमारे पास अक्षर ए, जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या, कि जो नाभिक का द्रव्यमान है वो किसके कारण होता है? वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कारण होता है। तो जो द्रव्यमान संख्या होती है ए, वो परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। ठीक है। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को। तो यहाँ पे जो ए होता है वो होता है प्रोटॉनों की संख्या जो जेड के इक्वल होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या जो कि एन के इक्वल होती है। तो ए इक्वल टू हो जाता है हमारे पास जेड प्लस एन। तो हमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम लिखते हैं ए माइनस जेड। तो यहाँ एन नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या को निर्दिष्ट करता है। अब अगर हमें एक नाभिकीय प्रजाति अथवा एक न्यूक्लियाइड
जो एक नाभिक होता है, न्यूक्लियड होता है, उसको व्यक्त करना है तो हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, जहाँ पे x क्या है, उस रासायनिक प्रजाति का संकेत है। हाइड्रोजन है तो हम H लिखेंगे, हीलियम है तो H लिखेंगे, लिथियम है तो Li लिखेंगे। यहाँ Z क्या हो गया, परमाणु संख्या होगी, यानी कि उस नाभिक में प्रोटोनों की संख्या होगी, और A होगी द्रव्यमान संख्या, यानी कि इसमें कुल न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियन यानी प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन। तो अब हम बात करते हैं समस्थानिक क्या होते हैं, कि समान परमाणु संख्या Z, परमाणु संख्या Z तो क्या हो, समान हो, परमाणु संख्या Z समान है तो वो आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर मिलेंगे। परंतु विभिन्न न्यूट्रॉन संख्या, तो Z तो समान है परंतु न्यूट्रॉन संख्या क्या है, अलग अलग है। इनके न्यूक्लियाइड क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ न्यूट्रॉन संख्या की जगह, न्यूट्रॉन संख्या की जगह हम A भी लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या A भिन्न होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। दूसरा, वे न्यूक्लियाइड जिनके लिए द्रव्यमान संख्या A का मान समान हो, इस बार A तो समान है, उनको क्या कहते हैं अपन, समभारिक कहते हैं। तथा वे नाभिक जिनके लिए न्यूट्रॉन संख्या N का मान समान हो, वो क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो अधिकांश तत्व यानी कि ज़्यादातर जो तत्व होते हैं वो दो या अधिक समस्थानिकों के मिश्रण होते हैं, यानी कि उनका तत्व तो सेम ही रहता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, इनका Z तो क्या रहता है, 1 ही रहता है, तो Z 1 ही लिखते हैं। बट इनमें क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, तो 1H1 प्रोटॉन हो गया, 1H2 ड्यूटेरॉन हो गया, 1H3 ट्राइटन हो गया, और इनके परमाणु को कहते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान उनके समस्थानिकों के द्रव्यमानों को क्या होता है, भारित माध्य होता है। देखिए सिंपल अगर हम माध्य कहें तो हम क्या कहते हैं, 2 नंबर का x1 प्लस x2 अपॉन 2, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, भारित माध्य है, यानी कि x1 कितना परसेंट होता है, उसका परसेंटेज इंटू x1 प्लस x2 कितना होता है, उसका परसेंटेज इंटू x2 अपॉन में ये टोटल कितना परसेंट हो गया, 100% हो गया। तो इस प्रकार ये क्या होता है, एक भारित माध्य यहाँ पे होता है। तो जहाँ पे भार से तात्पर्य समस्थानिकों की सापेक्ष बहुलता से है, कि कितने परसेंट पाया जाता है, पहला कितने परसेंट पाया जाता है और सेकंड कितने परसेंट पाया जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 5 है कि नाभिक को हम क्या मानते हैं, गोलाकार मानते हैं। तो नाभिक को गोलाकार मानकर उसकी एक त्रिज्या निर्धारित की जा सकती है, जो क्या दिखाएगी, उसके आकार को दिखाएगी। तो इसके लिए हम 2 प्रकार के प्रयोग करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन प्रयोग करते हैं, दूसरा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करते हैं। तो जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग होते हैं वो तो क्या देखते हैं, ये तो जैसे अल्फा कण तो होता है वो भारी होता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसे। तो ये क्या देखता है, जो नाभिक होता है उसके पूरे के द्रव्यमान को देखता है, उसके द्रव्यमान को एक रूप में वो देखता है। तो इससे जो त्रिज्या मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करेगा, इंडिविजुअल जो प्रोटॉन के इक्वल होता है, दूसरा है ना, नाभिक के लिए वो प्रोटॉन के जो है वो आकार तो हम मान सकते हैं कि कंपेरेबल है। तो ये क्या करता है, ये 1-to-1 इंटरेक्शन होता है इस प्रकार से। तो ये आवेश के वितरण को देखता है, क्योंकि ये भी सेम आवेश है, प्रोटॉन पे भी इसका थोड़ा विपरीत आवेश है, लेकिन मैग्नीट्यूड इनका क्या है, सेम है। तो ये क्या देखता है, आवेश के वितरण को देखता है, जबकि अल्फा कण क्या करता है, इसके पूरे द्रव्यमान को एक यूनिट के रूप में देखता है। तो अल्फा कण से जो त्रिज्या निकलेगी वो ज़्यादा निकलेगी, और इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन से जो त्रिज्या निकलेगी वो कम निकलेगी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक, ये प्रोटॉन इसको क्या करेगा, आकर्षित भी करेगा, तो ये ज़्यादा दूरी तक पेनिट्रेट इसको कर सकता है। तो ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन के प्रयोगों के आधार पर नाभिक की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि ये इसको काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट करेगा। और यह पाया गया है कि नाभिकों की त्रिज्या निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त होती है कि R जो होता है वो इक्वल होता है R0 A⁴ तो ये तो हमें पता ही है कि A मतलब A ज़्यादा, मतलब उसमें न्यूक्लियनों की संख्या ज़्यादा, और न्यूक्लियनों की संख्या ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली उसका आकार ज़्यादा तो होना ही है। तो A पे तो डिपेंड करना ही था उसको, लेकिन ये करता है A⁴ पे डिपेंड करता है। R0 यहाँ पे क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, एक नेतांक है, जो हम लिखते हैं 1.2 फर्मी, और जो यह दर्शाता है कि नाभिक का घनत्व A पर निर्भर नहीं करता है। हमने जो पार्ट में जो कैलकुलेशन की थी उसमें ये निकल के आया था, जो रो होता है वो A पर निर्भर नहीं करता, यानी कि A⁴ के प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि सभी नाभिकों के लिए इसका मान क्या होगा, फिक्स होगा, और ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। ये कोटि जो होती है 10⁻17 की कोटि का होता है। अब हम देखते हैं अगला 6ठा पॉइंट कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन जो होते हैं वो अल्प परासी, परास तो क्या होती है, अल्प होती है, रेंज इसकी अल्प होती है, प्रबल नाभिकीय बल, और बल कैसे होते हैं, प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। नाभिकीय बल न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन में विभेद नहीं करता, वो ये नहीं देखता कि ये न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, यानी कि वो आवेश अनाश्रित होता है, उसके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम ही हैं।
सेम प्रकार का बल उसमें लगता है, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का बल हो, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच का बल हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का बल हो। देखते हैं अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट हम देखते हैं जो कि द्रव्यमान क्षति से संबंधित है कि नाभिकीय द्रव्यमान, जो हमने नाभिक लिया है वो द्रव्यमान और अपने अवयवों के कुल द्रव्यमान, इसमें जो अवयव होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके कुल द्रव्यमान जो होता है सिग्मा m उससे क्या होता है, कम होता है। यानी कि नाभिक का कुल द्रव्यमान उसके अवयवों के कुल द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। तो नाभिक और इसके अवयवों के द्रव्यमानों का अंतर ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। तो ये फॉर्मूला हमने निकाला था कि भाई पहले उसके अवयवों का द्रव्यमान निकालते हैं। अवयवों में क्या है, एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। प्रोटोनों की संख्या z के इक्वल, तो प्रोटोनों का कुल द्रव्यमान ZmP हो गया। न्यूट्रॉनों की संख्या a-z के इक्वल, तो इनका द्रव्यमान a-z इंटू mn हो गया। अब इसमें से हमें क्या माइनस कर देना है, जो नाभिक का द्रव्यमान है उसको माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, द्रव्यमान क्षति आ गई। और ये जो द्रव्यमान क्षति है इसके संगत ऊर्जा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत से हम इस द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा जो है E=mc², वो इस द्रव्यमान अंतर के ऊर्जा के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जिसको हम EB या डेल्टा EB भी लिखते हैं, जिसको हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ ऊर्जा जो है वो डेल्टा EB क्या कहलाती है, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है, जो कि द्रव्यमान क्षति से संबंधित ऊर्जा हो गई E=mc²। अब हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का हमने एक वक्र खींचा था, तो हमें इस प्रकार का वक्र मिला था जिसमें बीच में क्या रह रहा है, लगभग जो मान होता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का, EBn का मान प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है कि बंधन ऊर्जा में हम क्या कर दें, द्रव्यमान संख्या का भाग दे दें। तो A=30 से 170 द्रव्यमान संख्या के परास में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान लगभग क्या रहता है, नियत और रहता है। और यह कितना होता है, लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन होता है। तो यह कुल बंधन ऊर्जा नहीं है, यह प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का माप है, कितना, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वां पॉइंट कि नाभिकीय अभिक्रियाओं से जुड़ी ऊर्जा। एक तो नाभिकीय अभिक्रिया होती है और एक होती है रासायनिक अभिक्रिया, जिनकी तुलना हमने पहले के लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो यहाँ ये एक ऊर्जा से संबंधित इन्होंने बात की कि नाभिकीय प्रक्रियाओं से जुड़ी ऊर्जा रासायनिक प्रक्रियाओं की तुलना में कितनी होती है, लगभग 10 लाख गुना अधिक होती है, लगभग 10⁻6 गुना अधिक होती है। क्योंकि इनकी जो बंधन ऊर्जा होती है रासायनिक अभिक्रिया वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है, और नाभिकीय अभिक्रिया में जो होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। मेगा का मतलब होता है 10⁻6। अब हम आगे देखते हैं, Q वैल्यू को यहाँ परिभाषित किया है कि किसी नाभिकीय प्रक्रिया का Q मान क्या होता है, कि जो ऊर्जा किसी नाभिकीय अभिक्रिया में या तो बाहर निकलती है या नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होती है, अवशोषित की जाती है, तो उस ऊर्जा के मान को हम Q मान कहते हैं। तो इसके दो फॉर्मूले निकल सकते हैं, एक गतिज ऊर्जा के रूप में कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, कि अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी है और जो कण है उनकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी थी। दूसरा, द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के कारण हम ये भी क्या कह सकते हैं कि Q प्रारंभिक द्रव्यमानों का योग माइनस अंतिम द्रव्यमानों का योग। देखें, द्रव्यमान के रूप में कहेंगे तो पहले प्रारंभिक द्रव्यमान आएगा, बाद में क्या आएगा, अंतिम द्रव्यमान आएगा। और अगर गतिज ऊर्जा के बाद बात करें तो पहले अंतिम गतिज ऊर्जा, फिर माइनस में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट हम देखते हैं 10वां पॉइंट, जो रेडियो एक्टिवता से संबंधित है कि रेडियो एक्टिवता वह परिघटना है जिसमें दी गई प्रजाति के नाभिक, कोई एक नाभिक होगा XZA, वो क्या करता है, स्वतः ही अल्फा, बीटा या गामा किरणें उत्सर्जित करके क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। जहाँ अल्फा किरणें क्या होती है, हीलियम के नाभिक होते हैं। जो हीलियम परमाणु होता है 2He4, उसमें से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उस पर द्विधनावेश आ जाता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, द्विधनावेशी जो हीलियम आयन होता है, या जिसको कह सकते हैं हम हीलियम नाभिक होता है। भाई इलेक्ट्रॉन दोनों निकाल दिए तो हीलियम नाभिक ही हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं, अल्फा कण कहलाते हैं। दूसरा, बीटा किरणें क्या है, इलेक्ट्रॉन है अथवा पॉजिट्रॉन है। तीसरा है गामा किरणें, जो कि एक्स किरणों से भी छोटी तरंगदैर्ध्य, छोटी तरंगदैर्ध्य मतलब एक्स किरणों से ज़्यादा ऊर्जा वाली होती है, उसके विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं। अगला पॉइंट 11वां पॉइंट हम देखें कि जब कम दृढ़ता से बंधित नाभिक, एक नाभिक है जो कम दृढ़ता से बंधा हुआ है, यानी कि उसकी बंधन ऊर्जा कम है, अधिक दृढ़ता से बंधित नाभिक में परिवर्तित होता है। अगर वो अधिक दृढ़ता से बंधित नाभिक में, यानी कि इसकी बंधन ऊर्जा ज़्यादा है, उसमें परिवर्तित होगा, तो वहाँ क्या होगी, ऊर्जा इसमें से निकलेगी। ठीक है, बंधन ऊर्जा अधिक है मतलब वहाँ द्रव्यमान की क्षति हुई है, और द्रव्यमान क्षति किसके रूप में मिलती है, ऊर्जा के रूप में हमें मिलती है, तो वहाँ ऊर्जा विमुक्त होती है। विखंडन में एक भारी नाभिक 2 छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है, जिसका एक उदाहरण दिया हुआ है यूरेनियम का।
तो ये हम पहले देख चुके हैं। अब पॉइंट नंबर 12 है जिसमें हम नाभिक के संलयन की बात करेंगे, जिसमें हल्के नाभिक मिलकर एक क्या बनाते हैं, बड़ा नाभिक बनाते हैं। और सूर्य सहित सभी तारों में जो हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन ही क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। तो नाभिकीय संलयन जो होता है, ताप नाभिकीय संलयन जो होता है वो क्या होता है, सूर्य और तारों में क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। तो ये हमने महत्वपूर्ण पॉइंट हमने देख लिए हैं। अब हम चलते हैं कुछ विचारणीय विषय पर। तो ये बड़े अच्छे विषय पॉइंट होते हैं जो क्या होते हैं, जो विषय को मजबूती प्रदान करते हैं। हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें कुछ हमारे मिसकंसेप्ट्स रह गए होंगे, उनको ये दूर करते हैं, तो इनको जरूर पढ़ना चाहिए हमें। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखें कि पहला पॉइंट हम देखने वाले हैं नाभिकीय घनत्व से संबंधित है कि नाभिकीय द्रव्य मतलब नाभिक का जो पदार्थ है, नाभिकीय द्रव्य का घनत्व नाभिक के साइज पर निर्भर नहीं करता। हम पाठ में देख चुके हैं कि ये ए पर निर्भर नहीं करता, यानी कि साइज पर निर्भर नहीं करता। सभी नाभिकों का द्रव्यमान सेम होता है, चाहे छोटे नाभिक हों चाहे बड़े नाभिक हों, सभी का द्रव्यमान क्या होता है, एक समान होता है, जो किस कोटि का होता है, 10⁻17 किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब का होता है। लेकिन परमाणु द्रव्यमान घनत्व इस नियम का पालन नहीं करता। देखिए परमाणुओं में क्या होता है भाई, ये नाभिक होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो किसी कक्षा में, पहली कक्षा जैसे 1 है, n = 1 है पहली कक्षा, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। n = 2 है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार n = 3 है तो उसमें 2n² के हिसाब से 2 × 3 9 तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार क्या हो रहा है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बदलती रहती है जैसे हम नाभिक से दूर जाते जाते हैं। तो यानी कि यहाँ जो घनत्व होता है वो अलग होगा, समान नहीं रहेगा। ये जो है वो आकार पे निर्भर करता है कि क्योंकि अलग अलग आकार के लिए इलेक्ट्रॉनों का जो इसमें वितरण होगा वो अलग अलग होता है। तो नाभिकीय घनत्व तो क्या रहता है, साइज पर निर्भर नहीं करता, परंतु परमाणु घनत्व जो होता है वो नाभिक पे साइज पे निर्भर करता है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, उसको हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, यहाँ बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन द्वारा हम 2 तरीके काम में लेते हैं त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए, साइज को ज्ञात करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन, एक अल्फा कण प्रकीर्णन। तो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन द्वारा ज्ञात की गई नाभिक की त्रिज्या का मान अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर ज्ञात की गई त्रिज्या से कुछ भिन्न पाया जाता है और इसके द्वारा अधिक शुद्धता से ज्ञात किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन, जो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन है वो नाभिक के आवेश वितरण से प्रभावित होता है। देखें जो इलेक्ट्रॉन होता है और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, तो उनका आवेश लगभग क्या होता है, सेम होता है। तो ये एक एंटिटी की तरह इससे इंटरेक्ट करता है और इसमें जितने भी प्रोटॉन होते हैं उन सबके ये आवेश किस प्रकार से वितरित है उस पर निर्भर ये करता है। तो ये आवेश वितरण से प्रभावित होता है। जबकि अल्फा कण जो होता है वो इस इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफ़ी बड़ा, क्योंकि ये खुद एक नाभिक है, तो ये दूसरे नाभिक के क्या करता है, नाभिक के द्रव्य से प्रभावित होता है। यानी कि ये जो उस नाभिक है उस पूरे को एक एंटिटी के रूप में देखता है, ना कि अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से वो इंटरेक्ट करता है। तो ये जो है नाभिक के द्रव्य से प्रभावित होता है, सीधा पूरा जो है वो द्रव्य क्या है, उसका द्रव्यमान क्या है उससे प्रभावित होता है, ना कि इंडिविजुअल आवेश वितरण से। ठीक है, इसीलिए जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो प्रकीर्णन है उसके द्वारा जो त्रिज्या है वो कम होती है, यानी कि वो थोड़ी सी ज़्यादा एग्जैक्ट होती है। बढ़ते हैं हम आगे। अगला पॉइंट जो दिया हुआ है काफ़ी अच्छा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट कि आइंस्टाइन द्वारा द्रव्यमान व ऊर्जा की समतुल्यता जो होती है E = mc² प्रदर्शित किए जाने के बाद अब हम द्रव्यमान संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण के प्रथम नियमों की बात नहीं करते। पहले हम क्या करते थे, हम कोई भी अभिक्रिया होती थी उसमें द्रव्यमान संरक्षण अलग से देखते थे और ऊर्जा संरक्षण अलग से देखते थे। लेकिन अब क्या है, चूंकि हमने ये आइंस्टाइन ने ये बता दिया कि ये दोनों चीज़ें अलग नहीं है, ये समतुल्य हैं, तो हम क्या करते हैं एक ही क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, उसके एकीकृत नियम की बात करते हैं। प्रकृति में यह नियम वस्तुतः प्रभावी है तथा इसका विश्वसनीय प्रमाण नाभिकीय भौतिकी में पाया जाता है। चूंकि नाभिकीय भौतिकी में हम देख चुके हैं कि जो द्रव्यमान क्षति होती है वो एक्चुअली ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है, तो ये नाभिकीय भौतिकी में इसका प्रमाण भी मिल चुका है। तो द्रव्यमान एवं ऊर्जा की समतुल्यता के नियम नाभिकीय ऊर्जा एवं उसके शक्ति स्रोत के रूप में उपयोग का आधार है। तो ये जो समतुल्यता का नियम है, इसी से हमें पता चला कि जो द्रव्यमान क्षति हो रही है वो ऊर्जा के रूप में निकल रही है, यानी कि यह नाभिकीय ऊर्जा और उसके शक्ति स्रोत के रूप में उपयोग का आधार है। मेन बेसिस यही है
कौन सा? द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का नियम। इस नियम का उपयोग करके किसी नाभिकीय प्रक्रिया जो क्षय भी हो सकती है अथवा कोई अभिक्रिया भी हो सकती है। क्षय का मतलब अगर अल्फा बीटा गामा किरण निकले, और अभिक्रिया का मतलब कि वो किसी दूसरे नाभिक में वो परिवर्तित हो, जैसे कि नाभिकीय विखंडन और संलयन। तो इनके Q मान को हम प्रारंभिक एवं अंतिम द्रव्यमानों के पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो Q मान क्या होती है? जो निकलने वाली ऊर्जा होती है उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? प्रारंभिक द्रव्यमान माइनस अंतिम द्रव्यमान, और उसको c² से गुणा कर देते हैं। तो मेन यहीं से हमें प्राप्त होता है कि जो है वो नाभिकीय प्रक्रिया ऊर्जा का स्रोत है और उनको हम द्रव्यमान के रूप में लिख रहे हैं। तो मेन इसका बेस क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। चलते हैं आगे। अगला पॉइंट चौथा, कि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र जो EBN और A का जो वक्र होता है उसकी प्रकृति यह दर्शाती है कि उष्माक्षेपी नाभिकीय अभिक्रियाएं संभव है। उष्माक्षेपी मतलब वे अभिक्रियाएं जिनसे क्या होती है? उष्मा बाहर निकलती है। ऐसी हम दो प्रक्रियाएं पढ़ चुके हैं, एक नाभिकीय संलयन और दूसरा नाभिकीय विखंडन। तो जो दो हल्के नाभिकों के संलयन से या एक भारी नाभिक के माध्यमिक द्रव्यमान वाले दो नाभिकों के विखंडन में देखी जा सकती है। अगला नेक्स्ट वो संलयन की बात कर रहा है, उसकी कंडीशन की बात कर रहा है कि संलयन के लिए हल्के नाभिकों में पर्याप्त प्रारंभिक ऊर्जा होनी चाहिए। भाई संलयन करवाना है तो दो नाभिकों को हमें बहुत पास पास लाना होगा, और उन दोनों के बीच में क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें कूलाम्ब जो फोर्स लगता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो अगर आर को आप बहुत कम कर दोगे तो ये कूलाम्ब फोर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको एनर्जी इनके पास होनी चाहिए दोनों नाभिकों के लिए। वो हम कैसे प्रदान कराते हैं? वो हम ताप के द्वारा प्रदान कराते हैं। तो यही बात इन्होंने कही कि संलयन के लिए हल्के नाभिकों में पर्याप्त प्रारंभिक ऊर्जा होनी चाहिए ताकि वे कूलाम्ब विभव अवरोध को पार कर सकें। यही कारण है कि संलयन के लिए अत्युच्च ताप, यानी कि उच्च ताप ही नहीं अति उच्च ताप की आवश्यकता होती है, लगभग 10 की पावर 8 केल्विन से 10 की पावर 9 केल्विन। तो इसीलिए यह सामान्य अवस्था में नाभिकीय संलयन करवा पाना संभव नहीं है। इसके लिए अति उच्च ताप की आवश्यकता हमारे पास होनी चाहिए, उपलब्धता इसकी होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं छठा, कि यद्यपि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र संतत है, कि हमने देखा था कि ऐसे लगभग तो क्या है संतत है, लेकिन शुरुआत में जो कुछ थे वहाँ पे हमें पीक मिली थी। किसने? द्रव्यमान संख्या जो होती है 4 के लिए, 16 के लिए, 8 के लिए। तो और बंधन ऊर्जा वक्र सतत है, मतलब कंटिन्यूस है थोड़ा, इसमें धीरे धीरे ही परिवर्तन आता है। परंतु इसमें जो हीलियम होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, आदि न्यूक्लियोइडों के शिखर होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये बताते हैं कि यह परमाणु की तरह ही नाभिक में भी सेल संरचना विद्यमानता का प्रमाण माना जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इन जो न्यूक्लियोइड हैं इनकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज़्यादा क्यों होती है, शिखर क्यों होते हैं इनमें, तो ये दिखाता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में हम अलग अलग कक्षाएं होती है और उन कक्षाओं के लिए जो होता है अष्टक का नियम लागू होता है, वैसे ही हम यहाँ कह सकते हैं कि जो नाभिक में जो न्यूक्लियन होते हैं उनके लिए भी कुछ इसी तरह जो सेल संरचना होती है, जिनमें क्या होता है कि अगर जहाँ पे अष्टक पूरा हो रहा है तो वहाँ पे उन जो है वो स्थायी विन्यास बनाते हैं, अष्टक पूरा होता है तो स्थायी विन्यास बनाते हैं। इस वजह से उनकी बंधन ऊर्जा ज़्यादा होती है, उनको तोड़ना कठिन है। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, सातवां, कि ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव आवेश होता है और दूसरा होता है पॉजिट्रॉन जिसपे पॉजिटिव आवेश होता है। दोनों का द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है। देखिए एक प्रोटॉन भी होता है, लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, लेकिन पॉजिट्रॉन जो एंटिटी है उसका द्रव्यमान सेम होता है, चार्ज भी सेम होता है, बट ये पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है। तो इनको हम कहते हैं कण प्रतिकण युग्म। एक तो कण है, एक उसका प्रतिकण है, इन दोनों का युग्म है। इनके द्रव्यमान एक समान है और इनके आवेशों के परिमाण समान, परंतु प्रकृति विपरीत है। देखते हैं, यह पाया गया है कि जब एक तो इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन पास पास आते हैं तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे का विलोपन कर देते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं एनाइहिलेशन। ये एक दूसरे का विलोपन कर देते हैं और यहाँ क्या निकलते हैं? गामा फोटोन निकलते हैं। यानी कि यहाँ इनका तो कुछ द्रव्यमान था और लास्ट में हमें क्या प्राप्त हो रही है? केवल ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो ये किसको दिखाता है? द्रव्यमान ऊर्जा। ये एक और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हो गया द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का, कि ये द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य होते हैं। इसको हम कहते हैं कण प्रतिकण विलोपन अभिक्रिया। नेक्स्ट लास्ट एंड पॉइंट हम देख रहे हैं इस पार्ट का, कि रेडियो एक्टिवता नाभिक के अस्थायित्व का संसूचन है।
कि कोई नाभिक जो होता है जो बहुत बड़ा हो जाता है वो अस्थायी हो जाता है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या होता है, अस्थायी हो जाता है और वो अपना द्रव्यमान देखें ऐसे था ग्राफ प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का, इस प्रकार से बढ़ा हुआ, तो इस प्रकार से था। तो अगर यहाँ पे है तो उनकी बंधन ऊर्जा क्या हो रही है, कम हो रही है भारी नाभिकों की, तो वो क्या करना चाहते हैं, इस वाले रेंज में आना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो अल्फा बीटा गामा कण है उनका उत्सर्जन करते हैं। तो हल्के नाभिकों में स्थायित्व के लिए न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात कितना होना चाहिए, लगभग 1:1 होना चाहिए, यानी कि जितने प्रोटॉन होने उतने ही न्यूट्रॉन होने चाहिए, तो वो क्या रहता है, स्थायी रहता है। और भारी नाभिकों के लिए स्थायित्व के लिए यह अनुपात 3:2 होना चाहिए। देखिए हल्के जो नाभिक होते हैं उनमें प्रोटॉन कम होते हैं तो कम न्यूट्रॉन से भी काम चल जाता है, लेकिन जो जैसे जैसे भारी होता जाता है नाभिक तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल भी बढ़ेगा, तो इसलिए वहाँ उनके बीच में जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या हमें बढ़ानी पड़ती है। यानी कि जब नाभिक भारी हो जाएगा तब उनके बीच का अनुपात, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन, यानी कि न्यूट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए थोड़े से प्रोटॉन से, ताकि प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण के प्रभाव को वो क्या कर सकें, निरसन कर सकें, इसलिए अधिक न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होगी। अब ये जो अनुपात होता है कि छोटे नाभिकों के लिए तो 1:1 न्यूट्रॉन प्रोटॉन और बड़े नाभिकों के लिए 3:2। तो इन स्थायित्व अनुपातों को न रखने वाले नाभिक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अगर इन अनुपातों को उन्होंने नहीं रखा है, न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो वो नाभिक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। इन नाभिकों में न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की अधिकता होती है। वास्तव में सभी तत्वों के ज्ञात समस्थानिकों के, जो जितने भी तत्व हैं उनके जो ज्ञात समस्थानिक हैं उनके लगभग 10% ही क्या हैं, स्थायी हैं, बाकी सब क्या हैं, अस्थायी हैं, क्योंकि उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का अनुपात जो है वो इस रेंज में नहीं है। तो दूसरे जो नाभिक हैं, अन्य नाभिक कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं और ये जल्दी क्या हो जाते हैं, क्षयित हो जाते हैं। तो अन्य नाभिक बनाते कैसे हैं, तो ये हम जो स्थायी नाभिकीय प्रजातियां होती हैं उन पर अल्फा, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, न्यूट्रॉन अथवा अन्य कणों के प्रघात द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अन्य कणों की उस पर टक्कर करवाते हैं, इन सब हल्के कणों की। और अस्थायी समस्थानिक विश्व में पदार्थों के खगोलीय प्रेक्षणों में भी अवलोकित किए जाते हैं। तो जो अस्थायी नाभिक होते हैं वो जो हम विश्व में जो पदार्थ हैं उनके खगोलीय प्रेक्षण, जो हम अंतरिक्ष में जो हम प्रेक्षण देते हैं वहाँ भी इनको जो है अवलोकित किया जाता है। तो ये हमारे पाठ के कुछ अति महत्वपूर्ण पॉइंट थे, कुछ कंसेप्ट थे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमने देखे। इस पूरे पाठ को हमने देख लिया है, इसमें जितने भी उदाहरण आए थे वो हमने देख लिए हैं, इसके समरी हमने देख ली है इस लेक्चर में, और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, पॉइंट्स टू पॉन्डर थे, विचारणीय विषय थे जिन पे हमें विचार करने की आवश्यकता थी, वो हमने देख लिए हैं। आगे अभ्यास प्रश्नों के लिए हम और वीडियो लेके आएंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर प्लेलिस्ट है जहाँ सही तरीके से उनको अरेंज किया गया है लेक्चर्स को, वहाँ पे आप इसको ज़रूर देखें। थैंक यू।